स्वागत है आप सबका। आज राष्ट्रपति के अधिकार यानी शक्तियां एवं कर्तव्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत रोचक तथ्य है यह। लोग जानना चाहते हैं, सामान्य लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी, कि राष्ट्रपति वास्तव में करता क्या है। कहीं कुछ करता हुआ तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्रधानमंत्री ही हर जगह दिखाई देता है। तो आज हम समझेंगे उसके अधिकारों को। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, वह देश का प्रमुख होता है। भारतीय गणतंत्र का वह प्रमुख है, राष्ट्राध्यक्ष है। उसके अधिकार और शक्तियों को हम कई भागों में बांट करके सुविधाजनक ढंग से पढ़ेंगे। तो पहले उसकी कार्यपालिका संबंधी अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं और यह समझते हैं सबसे पहले कि कार्यपालिका में उसका क्या स्थान है। देखिए, जहां मैं चर्चा करता जाऊंगा संभवतः आपको उससे संबंधित अनुच्छेद भी बताता जाऊंगा, ताकि जो अनुच्छेद परीक्षाओं में रटने में दिक्कत होती है वह दिक्कत कम हो जाए। जब आप अनुच्छेदों को उनमें जो व्यवस्था है उससे साथ जोड़ करके पढ़ते हैं, तब वह दिमाग में अस्थायी हो जाता है। यह सबसे अच्छा तरीका होता है अनुच्छेदों को पढ़ने का, रटने का। तो कार्यपालिका में, कार्यपालिका का मतलब कार्यपालिका जो शासन संबंधी कार्य करे, जो कार्यों को या शासन के कार्यों को संपादित करे। तो कार्यपालिका संबंधी इसका क्या अधिकार है, वह क्या करता है। देखिए, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संविधान के तहत उसी को करने के लिए दिया गया है, वह मुखिया है। इसका कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ द्वारा करेगा। ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 53(1) में की गई है। ठीक, इसलिए उसे हम संवैधानिक प्रधान भी कहते हैं कि कार्यपालिका का वह संवैधानिक प्रधान है। यानी संविधान में देखा जाए तो प्रधान वही दिखता है, राष्ट्रपति। ऐसा अनुच्छेद 53(1) के तहत प्रतीत होता है। लेकिन यहां देखिए कि उसका एक अधिकार है कार्यपालिका संबंधी, वह प्रधानमंत्री के सलाह पर वह मंत्री परिषद की यानी अन्य मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति करता है और मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ऐसा अनुच्छेद 74(1) में व्यवस्था दी गई है। यानी वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और उसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर वह मंत्री परिषद के यानी सदस्य यानी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब यहां देखिए, जो प्रारंभ में व्यवस्था थी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। लेकिन देखा गया कि काफी विवाद की स्थिति बन रही थी, इसलिए कि जनप्रतिनिधि जो भी कार्य करना चाहते हैं, अगर उसमें राष्ट्रपति हर जगह हड़बड़ाया है तो कैसे काम चलेगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, एक यूएन राव मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे निर्णय दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। यह कोर्ट के आदेश से हो रहा है। तब 42वां संशोधन जब किया गया, अनुच्छेद 42वां संशोधन, अनुच्छेद नहीं, 42वां संशोधन जो संविधान का है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें यह भी व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। फिर देखा गया कि आखिर राष्ट्रपति को कुछ तो अधिकार दिया जाए, वह मुखिया है, राष्ट्र का प्रमुख है। तो अनुच्छेद जब 44वां संविधान संशोधन किया गया तो उसमें यह व्यवस्था दे दी गई कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय को या संसद द्वारा लिए गए निर्णय को वह एक बार विचार के लिए वापस लौटा सकता है। ठीक, लेकिन दोबारा वह मानने के लिए बाध्य हो जाएगा और कुछ स्थितियों में तो वह पहली बार में ही स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। ठीक, तो अगर इस तरह से हम देखें तो राष्ट्रपति की स्थिति जो है वह नाम मात्र की कार्यपालिका प्रधान की बनती है। नाम मात्र का है, इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति कठपुतली है। वास्तविक शक्ति जो है वह मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है।
जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ठीक, देखिए ये बड़ा मजेदार तथ्य है। अगर राष्ट्रपति के अधिकारों को आपको समझना है तो सीधे सीधे एक लाइन में समझिए आप कि राष्ट्रपति है तो मुखिया, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। जो कुछ करेगा वो मंत्रिपरिषद करेगा। नाम राष्ट्रपति का होगा, यानी ऐसे समझिए कि जैसे घर में शादी है, विवाह है, निमंत्रण देना है लोगों को, अब सारा काम बच्चे करेंगे, उनमें उनके पुत्रों में जो मुखिया होगा वह करेगा। वे निर्णय लेंगे कि बारात में डीजे जाएगा कि नहीं जाएगा, कौन सा टेंट तंबू होगा, कितने, मतलब सारी चीजें, कितने लोगों को आमंत्रित करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस चिट्ठी में, पत्र में, भवदीय में बाबू रहेंगे, पिताजी। नाम उनके किया जाएगा सब कुछ, जो कुछ भी क्षेत्र में नाम सुना जाएगा, काम सुना जाएगा, सब बाप के नाम से, लेकिन करने वाला कोई दूसरा है। यही स्थिति हमारे यहाँ राष्ट्रपति की है, इसलिए राष्ट्रपति को कहते हैं कि यह कठपुतली है। अगर आप इतनी बात समझ गए तो राष्ट्रपति की स्थिति आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं तो कार्यपालिका संबंधी अधिकार में ही नियुक्ति संबंधी अधिकार। ठीक, वो देखिए संवैधानिक पदों पर जो आसीन है, संघ है, तो उन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। जैसे आप देखिए प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है मंत्रिपरिषद का उल्लेख 74 में मिलता है वह, और 74 अभी हमने बताया कि जिसमें व्यवस्था कर दी गई है कि राष्ट्रपति जो है वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो पहले वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर प्रधानमंत्री के सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था 24 में है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और उच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की सलाह की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ठीक, उसमें वह सलाह भी लेता है। अब उसकी चर्चा तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय की जाएगी। अब महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में मिलती है, महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, जिसकी व्यवस्था अनुच्छेद 148 में दी गई है, जिसे हम कैग भी कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मुख्य व अन्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों की जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो देश के हैं और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य व अन्य चुनाव आयुक्तों की जो व्यवस्था दी गई है वह अनुच्छेद 324 में दी गई है। राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है वह। संघ लोक सेवा आयोग समझते हैं ना, जिनको आप सुनते हैं कि आईएएस की परीक्षा ले रहा है। ठीक, वित्त आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 280 में इसकी व्यवस्था की गई है। भाषा आयोग है अनुच्छेद 344, मतलब इन आयोगों की भी नियुक्ति वही करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों की, जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं तो उनका जो प्रशासन कार्य है उसकी जो रिपोर्ट देते हैं, उसके सदस्यों की भी, मतलब रिपोर्ट देने वाला का एक आयोग बनाया गया है, तो उसके सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो राजदूत और राजनयिक होते हैं, यानी विदेशों में जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, वह यहाँ से जो वहां नियुक्ति की जाएगी दूसरे देशों में, वो राष्ट्रपति ही करता है। और दूसरे देश के भी जो आएंगे अगर यहाँ, तो उनको भी वही अनुमोदित करेगा। चलिए आगे देखते हैं। समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर, वही बताया जो सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, यानी चिट्ठी में बाबू भवदीय होंगे, सारा काम उन्हीं के नाम पे। अच्छा हुआ तो फला के बेटे ने बड़ा अच्छा किया, बुरा हुआ तो फला के बेटों ने बड़ा गड़बड़ किया, तो नाम उसी का होगा। ठीक, प्रधानमंत्री से प्रतिवेदन भेजने के लिए वह कर सकता है। जैसे कोई मंत्री कोई प्रस्ताव दिया, ठीक है, अब मंत्रिपरिषद अनुमोदन नहीं कर रही है उसका, तो ऐसे केस में वो प्रधानमंत्री से कह सकता है कि जरा उस प्रतिवेदन को हमारे पास लाओ। वह अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है। अरे आप वही समझ करके चलिए जैसे घर का मुखिया जिस तरह का व्यवहार करता है, वह अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है
ताकि राज्यों और केंद्रों के बीच और राज्यों के बीच संबंध अच्छे रहे। तो वह किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार भी उसी को है। अब देखिए, घर के मुखिया को सारा पावर दिया गया है, लेकिन सारा कार्य वह उसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। इसलिए राष्ट्रपति के कार्य को समझना बहुत आसान है। अगर घर के मुखिया का काम जिसे सम्मान दिया जा रहा हो आप समझते हो तो बड़े आसानी से समझ सकते हैं। प्रस्तावों व कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। वो संघ के जो प्रस्ताव हैं और कार्य, उनकी जानकारी वह प्रधानमंत्री से मांग सकता है कि क्या हो रहा है। संसद सदस्यों के मनोनयन में, अब ये देखिए, उसके जो कार्यपालिका संबंधी प्रमुख अधिकार थे वो लगभग समाप्त हो गए। अब देखते हैं संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। उसे संसद में सदस्यों के मनोनयन का भी अधिकार दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। मानो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक, और निर्वाचित होकर नहीं आते। ऐसे 12 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है, समाज सेवा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में सब बहुत ख्यातिलब्ध लोग होते हैं। उन्हीं को नियुक्त मनोनीत किया जाता है। पहले एक व्यवस्था थी कि लोकसभा में अगर यह समझा जाए कि एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक, तो सरकार के सलाह पर जो राष्ट्रपति 2 ऐसे सदस्यों की, एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति मनोनीत कर सकता है। कहां? लोकसभा में, ठीक। लेकिन अब यह व्यवस्था 2019 में 194 संशोधन में, दरअसल 126वां संशोधन किया गया था, जो 2019 में 104वें संशोधन की व्यवस्था के तहत समाप्त कर दिया गया। अब यह लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब लेते हैं उसकी विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां मतलब जो विधान संबंधी, कानून नियम संबंधी शक्तियां होती है, वो होती हैं विधायी शक्तियां। तो वह संसद सत्र को आहूत करता है और सत्ता वसन करता है। माने संसद का सत्र वही बुलाता है, कब से शुरू होगा, और जब सत्रावसान होता है तो उसी के आदेश पर होता है। आम चुनाव के बाद, आम चुनाव का मतलब जब लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होती। आम चुनाव के बाद, यानी जो लोकसभा का साधारण चुनाव जिसे कहते हैं, निर्वाचन, साधारण निर्वाचन, उसके बाद वह अपना पहला अभिभाषण देता है। माने उसी के अभिभाषण से शुरुआत होती है लोकसभा की। संसद के किसी सदन में या संयुक्त सदन में वह अभिभाषण दे सकता है। मतलब संसद के किसी भी सदन में वह जाकर के अभिभाषण कर सकता है, या आवश्यकता अनुसार वह दोनों सदनों को संयुक्त रूप में बैठा करके अभिभाषण कर सकता है। लोकसभा को भंग करना, लोकसभा जो भंग होती है वह राष्ट्रपति के ही अधिकार के अंतर्गत है। लेकिन फिर वही बताया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर काम सब बाबू करेंगे, ठीक, लेकिन सलाह बेटे की। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। इस पर आप ध्यान दीजिए कि कोई भी विधेयक जो संसद पारित करता है वह कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति का अनुमोदन होगा, उसी के स्वीकृति के बाद ही। यानी कोई नियम तभी लागू होगा जब बाबू को मना लेंगे, बाबू सहमत हो जाएंगे, ठीक। साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकता है, किंतु संसद द्वारा दोबारा विधेयक राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। कोई भी साधारण विधेयक जो संसद द्वारा पारित कर दिया गया हो, यानी कानून बनाना है उसका, अब वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति हो सकता है कि वह सहमत ना हो, ठीक, तो वह दोबारा, जैसा अभी हम पीछे ही आपको यह बता चुके हैं कि 44वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई, तो वह एक बार विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को भेज सकता है या संसद को भेज सकता है। तो संसद को वह एक बार विचार करने के लिए माने भेज सकता है कि आप विचार कर लीजिए अपने निर्णय पर। लेकिन अगर संसद उसमें कोई संशोधन करे, ठीक, या ना करे, उस संसद की मर्जी। अब अगर वह दोबारा भेज देता है राष्ट्रपति के पास तो दोबारा वह स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। इस चीज को आप जानते रहिए। ये साधारण विधेयक के संबंध में है। लेकिन धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। धन विधेयक को वह पहली बार में ही स्वीकार कर लेता है। आगे देखते हैं। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना,
मतलब राष्ट्रपति जब यह देखता है कि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में सहमति नहीं बन पा रही है और कोई महत्वपूर्ण विधेयक है, तो वह क्या करता है कि दोनों सदनों की माने लोकसभा और राज्यसभा की बैठक एक साथ करा देता है। ऐसे बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है, लेकिन बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि लोकसभा भारी पड़ जाता है संयुक्त रूप से, क्योंकि उसकी संख्या अधिक होती है, सदस्यों की संख्या उसमें अधिक है। पूर्व सहमति की आवश्यकता वाले विधेयक, अब हम यहाँ कुछ ऐसे विधेयक देखेंगे जो संसद में रखे जाने से पहले राष्ट्रपति की सहमति के लिए होते हैं। मतलब राष्ट्रपति पहले उस पर अपनी सहमति देता है, तब जाकर के वे संसद में रखे जा सकते हैं। तो ऐसे कैसे कौन कौन से विधेयक हैं? जैसे धन विधेयक। धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में मिलती है। यहाँ देखिए, नए राज्यों के निर्माण, अगर नए राज्यों का निर्माण कर के संबंधी विधेयक है, या राज्यों के नाम बदलने हैं या उनकी सीमा परिवर्तित किए जाने हैं, तो ऐसे विधेयक राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के ही संसद में रखे जा सकते हैं। और धन विधेयक बताया। संचित निधि से व्यय संबंधी विधेयक, भारत का जो संचित निधि है, अगर उससे व्यय संबंधी कोई विधेयक बनाया जा रहा है, यानी कोई विधेयक ऐसा बनाया जा रहा है कि संचित निधि से व्यय किए जाने के संबंध में है, तो उसकी पूर्व अनुमति जरूरी है। ठीक, माने राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। राज्य हित से जुड़े कराधान संबंधी विधेयक। अब ऐसे कराधान माने कर से संबंधित, टैक्स से संबंधित अगर विधेयक संसद में रखे जाते हैं जिनका संबंध राज्य के हित से है, संघ के हित से अगर हो केवल तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर राज्य के हित से संबंधित विधेयक है वह, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध लगाने वाले विधेयक, अगर केंद्र सरकार या संसद ऐसी कोई विधि बना रही है कि जो राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य या उनमें जो समागम होता है इन पर कोई निर्बंध लग रहा है, ऐसा विधेयक है, तो राष्ट्रपति से अनुमति पहले ही लेनी पड़ेगी। ठीक, आगे चलते हैं। अब वित्तीय शक्ति देखते हैं, माने वित्त संबंधी क्या शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो पहला तो यही जो अभी बताया हमने कि धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। माने संसद में अगर धन विधेयक प्रस्तुत किया जाना है तो प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है धन विधेयक के संबंध में। साधारण विधेयक के लिए ऐसा नियम नहीं है। भारत का जो आकस्मिक निधि है, आकस्मिक निधि, उसका भी प्रयोग वह कर सकता है किसी अप्रत्याशित स्थिति में। केंद्रीय बजट जो होता है, जो हर साल प्रस्तुत किया जाता है संसद में, वह वास्तव में राष्ट्रपति के नाम पर ही, मानो वही केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। ये अलग बात है कि वित्त मंत्री बोलता हुआ दिखाई देता है, वो वास्तव में वो राष्ट्रपति के क्या कहते हैं, एक तरह से एजेंट के रूप में ही आकर के उस बात को रखता है। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। अगर अनुदान संबंधी मांग कोई है तो यह भी उसके सिफारिश पर ही की जा सकती है। माने धन संबंधी, वित्त संबंधी जो अधिकार हैं वह यहाँ बताए जा रहे हैं। ठीक, अब चलते हैं अगला, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 से प्राप्त है। अध्यादेश वह कब जारी कर सकता है? जब संसद की बैठक न चल रही हो। ठीक है, या हो सकता है कि लोकसभा भंग हो। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई कानून बनाना आवश्यक ही हो गया तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है, उससे संबंधित एक प्रकार से उस समय के लिए कानून बना देता है वह, उसी को अध्यादेश कहेंगे उस समय। तो उस अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब अधिधन आदेश, राष्ट्रपति का आदेश होने के नाते इसे अध्यादेश कहा गया।
अब यह अध्यादेश जब संसद का सत्र शुरू होगा तो 6 हफ्ते के अंदर अगर अनुमोदित हो गया, 6 हफ्ते संसद का सत्र शुरू हुआ तो 6 हफ्ते के अंदर अगर अनुमोदित कर दिया गया तो कानून बन गया, और नहीं किया गया तो 6 हफ्ते के अंदर यह स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक, यह अधिक से अधिक 6 महीने तक रह सकता है। क्यों? क्योंकि संसद के 2 बैठकों के बीच अधिक से अधिक अंतराल 6 महीने का होता है। तो अगर 6 महीने का इस तरह से समय हो गया तो इतने समय तक के लिए वह कानून, अध्यादेश जो है वह कानून के रूप में कार्य करता रहेगा। ठीक, 6 महीने बाद निष्प्रभावी हो जाएगा। अब सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति को सेना संबंधी क्या शक्ति प्राप्त है? जो तीनों सेनाएं हैं भारत की, माने जल, थल, वायु, इन तीनों सेनाओं का वह सर्वोच्च सेनापति होता है, और जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके बाद संसद की अनुमति पाकर के वह किसी युद्ध की घोषणा कर सकता है या किसी युद्ध का विराम घोषणा भी वह कर सकता है। आगे चलिए देखते हैं अब उसकी न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति क्या है? माने न्याय संबंधी शक्ति। तो वह सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यह पहले ही बता चुका हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति, और राज्यों में जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके भी मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। इसके बाद वह उच्चतम न्यायालय से विधिक सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह कोई कानूनी सलाह अगर लेना चाहे तो उच्चतम न्यायालय से कानूनी सलाह मांग सकता है, लेकिन इस सलाह को मानने के लिए वह बाध्य नहीं है। माने न माने उसकी मर्जी। क्षमादान करने की शक्ति, इसी न्यायिक शक्ति में ही इसको भी शामिल कर लिया हूं, क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 172 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। किस प्रकार के क्षमादान की? पहले समझ लेते हैं कि अगर व्यक्ति संघ के कानून का उल्लंघन किया है तो ऐसी दशा में वह जो भी सजा पाएगा उससे संबंधित जो क्षमादान की शक्ति है वह राष्ट्रपति में है। अगर यह राज्य से संबंधित कानून हो तो उससे क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को होती है, ध्यान दीजिए। लेकिन मृत्युदंड के क्षमा की शक्ति केवल राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं। यानी राज्य के कानून से भी अगर वह, राज्य के कानून का उल्लंघन करके भी वह अगर मृत्युदंड पाया है तो मृत्युदंड की क्षमा की शक्ति केवल राष्ट्रपति में होती है। ठीक, आशा इस बात को आप समझ गए। अब क्षमादान की शक्ति में क्या क्या चीजें आती हैं, थोड़ा इसमें कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, इसलिए उनको अलग से लिख करके स्पष्ट भी कर दिया हूं। क्षमादान की शक्ति में राष्ट्रपति किसी सजा को क्षमा कर सकता है, उसका लघुकरण कर सकता है, उसका परिहार कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है या विराम। ठीक, इतने स्वरूप होते हैं, इनको समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। जैसे क्षमा में वह क्या करता है कि पूरी तरह से क्षमा, मतलब दंड समाप्त। मृत्युदंड को भी वह क्षमा कर सकता है या कम कर सकता है। तो अब क्षमा में क्या होता है कि पूरी तरह से हटा दिया जाता है दंड को और बंदीकरण को, यानी जो आप जेल में बंद हैं वह भी नहीं होगा, बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे। लघुकरण क्या है? जरा ये परिभाषिक शब्द है, ध्यान देना नहीं, अर्थात गलत निकाल लेंगे। लघुकरण का मतलब केवल छोटा नहीं, इसमें दंड का स्वरूप बदल दिया जाता है। माने किसी प्रकार का दंड है तो उसका पूरा स्वरूप ही बदल करके किसी कम दंड के रूप में बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण दिया हूं, अगर मृत्युदंड किसी को मिला है तो उसके स्थान पर एक साधारण कारावास दे दिया गया, तो मृत्युदंड का स्वरूप ही बदल दिया गया और एक सजा दूसरी दे दी गई जो उससे कमतर है, साधारण कारावास। यही है लघुकरण। परिहार क्या है? परिहार में दंड की जो अवधि होती है उसको कम किया जाता है। दंड की अवधि को अगर कम कर दिया जाए तो उसको परिहार कहते हैं। जैसे 2 साल की सजा किसी को है, उसको राष्ट्रपति चाहे तो 1 साल में अगर बदल दे तो उसे परिहार कहेंगे।
प्रविलंबन नाम से ही स्पष्ट है, विलंब शब्द इसमें आया है। प्रविलंबन यानी किसी सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगा देना, टाल देना, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, ताकि व्यक्ति को मौका मिल सके और वह क्षमा याचना कर सके। विराम, विराम क्या होता है? यह विशेष परिस्थिति में दिया जाता है, या कि विशेष परिस्थिति की वजह से सजा को कम कर दिया जाता है। ठीक, अब स्पष्ट है कि सब समझ गए होंगे। क्षमा में पूरी तरह से माफी, लघुकरण में दंड का स्वरूप बदल देना, ठीक, और सजा कम कर देना, स्वरूप बदल कर सजा कम करना, परिहार में दंड की अवधि को कम कर देना, ठीक है, और परिहार में दंड की अवधि कम कर देना, और प्रविलंबन में दंड पर कुछ समय के लिए रोक लगा देना, लेकिन विराम में विशेष परिस्थिति की वजह से सजा कम कर देना। जैसे कोई महिला गर्भवती है और उसको सजा मिल गया 2 साल का, 3 साल का, तो राष्ट्रपति यह कर सकता है कि एक विशेष परिस्थिति है, उसकी सजा को कम कर दिया। कोई विकलांग हो गया या उम्र बहुत ज्यादा हो गई, तो ऐसी स्थिति में भी ऐसा कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, संघ वित्त आयोग की सिफारिश, जो वित्त आयोग होता है संघ का, उसकी सिफारिश हो या कैग की का प्रतिवेदन हो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे कहते हैं, या जो विभिन्न राष्ट्रीय आयोग होते हैं, जैसे अनुसूचित जाति आयोग है, जनजाति आयोग, इस तरह के, इन सब का प्रतिवेदन राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद के पटल पर रखा जाता है। अब यह नहीं है कि वही जाके रखेगा, लेकिन उसी के द्वारा माना जाता है। वही जो बताया कि काम एजेंट करेंगे चाहे जो करेंगे, हुक्म कौन देगा? सम्मान के लिए हुक्म किसका माना जाता है? बाबू का। बताया ना परिवार में, पीछे समझाया था, तो वही चीजें होती है। अब एक है आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की, महत्वपूर्ण है, जो भाग 18 में जिसका उल्लेख मिलता है। 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, 352, 356, 360। वैसे 356 के साथ 365 भी जोड़ दिया जाए तो कोई बात नहीं, ठीक, ये मिल करके ये व्यवस्था देती है। तो यहां हम देखेंगे कि कौन सी परिस्थितियां हैं कि आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू की जा सकती है। तो इसके लिए व्यवस्था है अनुच्छेद 352 में, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप रटे रहेंगे तीनों अनुच्छेदों को। युद्ध की स्थिति हो या बाह्य आक्रमण की स्थिति हो, कोई बाहरी देश आक्रमण कर रहा है भारत पे, या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो, तो आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जा सकता है, लेकिन वही मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक। अब यहां आप देखिए, पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति था, अगर देश के अंदर कहीं आंतरिक अशांति उत्पन्न हो गई, लेकिन यह बड़ी अपरिभाषिक शब्द है, एक प्रकार से आप समझ लीजिए। तो विवाद की स्थिति बहुत ज्यादा बनने लगी थी, इसलिए उसको हटा करके सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया कि अगर सशस्त्र विद्रोह किया जा रहा है देश के अंदर, तब आपातकाल की स्थिति लागू की जा सकती है उस क्षेत्र विशेष में या पूरे देश में जैसी स्थिति हो। दूसरा कंडीशन है अनुच्छेद 365, 56 और थोड़ा सा 365 को भी हम शामिल कर लेंगे, उसमें भी इससे संबंधित अनुबंध है। तो राष्ट्रपति शासन इसी अनुच्छेद 356 को कहते हैं के अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन क्या है? जो आप सुनते हैं कि किसी राज्य में विधानसभा भंग हो गई, सरकार या सरकार बनने की स्थिति नहीं है, तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को अपना एजेंट बना करके वहां का शासन कार्य संचालित कराता है और उसे राष्ट्रपति शासन माना जाता है। यानी जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, यानी वहां सरकार न बन पा रही हो, तब यह स्थिति उत्पन्न होती है। अब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य के लिए जहां राष्ट्रपति शासन लागू है, उसके लिए वह अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे अभी हमने बताया कि वह संघ के नियमों की बात किया था, हाँ? उस पर अध्यादेश जारी करना, लेकिन अब वह राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य पर भी अध्यादेश थोप सकता है अपना। और एक चीज वहां चर्चा हमने नहीं किया था, समवर्ती सूची के अगर विषय हैं, ठीक, तो राष्ट्रपति शासन से कुछ लेना देना नहीं है। अगर समवर्ती सूची का विषय है तो उसमें चूंकि केंद्र हावी होता है, तो समवर्ती सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश सामान्य स्थिति में भी जारी कर सकता है। वित्तीय आपात की एक स्थिति होती है 360 की। देखिए, ये जो अधिकार बताए गए वो संक्षेप में बता दिए गए राष्ट्रपति की, ये अधिकार राष्ट्रपति को। अगर इनकी विस्तृत व्याख्या की जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, यह एक एक पर अलग से वीडियो
बनाऊंगा, तभी उनको पूरी तरह से समझा पाऊंगा। अब थोड़ा सा हल्का सा और एक अधिकार देख लेते हैं राष्ट्रपति का। चलिए अब देखते हैं एक पावर राष्ट्रपति का, वीटो पावर। क्या है राष्ट्रपति का वीटो पावर? आपने अभी पीछे समझा कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, ठीक, तो वह पुनर्विचार के लिए उसे वापस कर सकता है। साधारण विधेयक के बारे में बात हो रही है, तो पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है संसद को, ठीक। क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि राष्ट्रपति विचार के लिए वापस कर सकता है, कोई समय सीमा नहीं है। तो ऐसे में राष्ट्रपति को एक बिना दिया गया पावर मिल जाता है, वह विधेयक को रोक लेता है और न उस पर हाँ कहता है न ना कहता है, ठीक। अब यही एक प्रकार का वीटो पावर हो गया। एक कई घटनाएं ऐसी हुई हैं भारतीय राजनीति में। अब जैसे एक घटना तो राजेंद्र प्रसाद के समय की थी, जो पेप्सू विनियोग विधेयक आया हुआ था। उस समय पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू था, तो वो काफी समय तक उस विधेयक को रोककर रखे थे। एक विधेयक था ज्ञानी जैल सिंह के समय का, 1986 का। यह था डाकघर संशोधन विधेयक। यह ज्ञानी जैल सिंह के पास जब गया संसद द्वारा पास होकर के, तो ज्ञानी जैल सिंह ने चुपचाप उसे जेब में रख करके शांत हो गए। इसे जेबी वीटो भी कहते हैं, माने जेब में रख लिया उसको, बात खत्म, अब न हाँ न ना, क्योंकि कोई समय सीमा संविधान के द्वारा दी नहीं गई है। तब जब 1989 में वो जो मोर्चा सरकार बनी थी, उस मोर्चा सरकार के समय जब माननीय आर वेंकटरमण राष्ट्रपति बने थे, तो उनके, अब चूंकि राष्ट्रपति के पास तो गया ही था विधेयक, तो वो पुनर्विचार के लिए वापस कर दिए, लेकिन वह सरकार जो है उस विधेयक को भी कैंसिल कर दिया, यानी दोबारा फिर राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा। इसी प्रकार की एक घटना आर वेंकटरमण के समय में ही हुई थी, जब 91 का मामला है साहब, तो ये पेंशन के सांसदों के वेतन भत्ते संबंधी विधेयक थे, तो वो राष्ट्रपति के पास गए, तो वहां भी उन्होंने काफी देरी की थी। इसलिए किया था क्योंकि यह विधेयक संसद में प्रस्तुत होने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति नहीं ली गई थी। तो इस तरह के वीटो लगाए गए हैं राष्ट्रपति द्वारा हमारे यहाँ। तो अब इस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और अब तक आपने जो पढ़ा, कुल मिला के साथ संक्षेप में यही राष्ट्रपति के अधिकार थे। हाँ, अगर कोई विधेयक ऐसा है जो संविधान संशोधन से संबंधित है, संविधान संशोधन से अगर संबंधित है यह, ऐसा विधेयक राष्ट्रपति के वीटो से परे है, इसके संबंध में राष्ट्रपति को कोई वीटो नहीं मिला।